नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल आईसीएस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के अध्याय 3 के बारे में, जिसमें हम देखेंगे हमारे फैब्रिक यानी ये जो हमारे कपड़े होते हैं इनके बारे में। इनका जो रेशा होता है, जो फाइबर्स होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं ये हम पहले देख चुके हैं कक्षा 6 में। फिर थोड़ा सा उससे स्तर हमने हमारा बढ़ा, 7वीं में उसको पढ़ा और अब हम उसको अगले स्तर पर यानी 8वीं कक्षा के स्तर पर पढ़ेंगे। तो हमारा पाठ है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। अब तक हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक रेशों के बारे में। तो अब जैसे आपने देखा कपास, ऊन, रेशम, ये जो पौधों से प्राप्त होते हैं और कुछ जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे भेड़ से ऊन प्राप्त होती है। उसी तरह कुछ जगह पर बकरी के बालों से भी ऊन बनाई जाती है। तो हमारा आज का मुख्य बिंदु है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे कपड़ों के बीच में संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक कहाँ से आ गया। तो बढ़ती जनसंख्या के बीच हमारे जो फैब्रिक है उसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। तो हमें नेचुरल चीज़ों से तो ये आवश्यकताएं पूरी हो नहीं सकती। उसके लिए हमें कुछ संश्लेषित रेशे ईजाद करने पड़े, उनका आविष्कार करना पड़ा वैज्ञानिकों को, तो उनसे पूर्ति हो सके। उसके लिए जैसे अब हम कह सकते हैं कि जो संश्लेषित हैं उनमें कुछ इकाइयों को जोड़ करके और लंबी इकाइयां बनाई जाती हैं। तो उसमें हम देखते हैं जैसे एक शब्द आता है पॉलीमर, यानी इसमें कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ा जाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए देखते हैं, मेरे पास एक माला है, तो इसमें कई सारे मन के जुड़े हुए हैं और एक ये लंबी माला बन रही है। इसके बाद में हम कुछ और उदाहरण भी देख सकते हैं। कभी विद्यालय में भी आपने या घर में जो हमारे यू पेन आती हैं उनको जोड़ करके एक श्रृंखला बनाई होगी, तो उसका भी हम कभी कभी देखते हैं हमारे जीवन में। फिर आगे हम इसमें बढ़ते हैं तो ये जो पॉलीमर है यानी बहुलक है, तो हमारे कपास है वो भी एक सेल्यूलोज का बहुलक है। किसका? सेल्यूलोज का। तो अब हम इसमें देखते हैं कि कुछ ऐसे जो पॉलीमर्स हैं जो हमारे रेशों के टाइप हैं उसके बारे में हम देखेंगे इसमें। तो हम इसमें देखते हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार। अब संश्लेषित रेशों के प्रकार में हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें आता है हमारे जो हम देखते हैं अपने आसपास, वो है रेयॉन। अब रेयॉन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसमें एक जानेंगे कि हमें, आपने एक नाम सुना होगा रेशम। रेशम शहतूत के पेड़ पर इसके कीड़े पाले जाते हैं और शहतूत का पेड़ यानी कि उसके लिए वो सारे मिनरल्स देता है या फिर सारे तत्व देता है जिस पर आसानी से वो कीड़े बड़े हो सकें। अब हम देखते हैं उसमें कि ये जो रेशम का कीट होता है, ये रेशम कीट अपने कोकून या अंडे पर अपनी लार से एक जाल सा बुन देता है। फिर इसको गर्म पानी में उबाल दिया जाता है, इनको इकट्ठा करके, और ये रेशा अलग कर लिया जाता है। अब पुराने समय में इससे जो वस्त्र बनाए जाते थे, रेशम के वस्त्र, काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे, बहुत ही ज़्यादा। और उनका टेक्सचर, जो बनावट होती थी, इतनी शानदार होती थी कि ऐसा कहते हैं कि मीटर भर का कपड़ा भी एक अंगूठी में होकर निकाल लिया जाता था। और इसमें एक उदाहरण भी कभी आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, ढाका की मलमल। तो इस तरह के इन
लेकिन अब इनकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले चीन में, तो उन्होंने इसको काफ़ी समय तक गुप्त रखा, किसी को पता नहीं लगने दिया। फिर धीरे धीरे बाद में जब आगे वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की इसको कि भाई और हम इसको कैसे बना सकते हैं, तो उन्होंने काष्ठ लुगदी से काष्ठ लुगदी यानी कि एक तरह से पेस्ट कह सकते हैं, लकड़ी को कूट पीट करके बारीक करके उसका पेस्ट बनाया जाता है। अब इस काष्ठ लुगदी को उपचारित किया जाता है और इससे जो रसायनों द्वारा जब इसको उपचारित करते हैं तो इससे रेयॉन या कृत्रिम रेशम प्राप्त होता है। अब इस कृत्रिम रेशम का उपयोग क्या होता है, तो इसके रेशे भी इतने ही मुलायम होते हैं लेकिन मजबूत भी होते हैं। तो इससे हम इसके साथ में कपास और ऊन मिलाकर के इससे कालीन, नमदे, गलीचे इनका निर्माण करते हैं जो काफ़ी सुंदर होते हैं और अच्छे लगते हैं। इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे अगले बिंदु की तरफ। आप इसको थोड़ा सा पेन कॉपी साथ में लेके बैठा कीजिए और नोट करते चलिए। अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, मुख्य मुख्य बिंदु लिखेंगे तो याद भी रहेगा और बाद में हमारे काम भी आएगा। मैं हट जाता हूँ। अब इसमें हम दूसरे संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ेंगे, नायलॉन। अब नायलॉन की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि नायलॉन पूर्णतः कृत्रिम रेशा, यानी कि पूरी तरह से इसे किसी भी पौधे या जंतु के बिना प्राप्त किया गया था। इसे 1931 में बनाया गया। 1931 में वैज्ञानिकों ने कोयला, वायु और जल इनके सम्मिश्रण से एक निश्चित अनुपात से इसको प्राप्त किया। और इसे हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा जो नायलॉन का रेशा कुछ विशेषताएं भी लिया होता है। तो इसे हम देखते हैं कि एक तो ये पहला प्रबल होता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, प्रत्यास्थ होता है और ऐसा माना जाता है कि इसका रेशा सर्वाधिक वजन उठाने में सक्षम होता है। इसके अलावा भी इसमें कुछ और भी विशेषताएं होती हैं, जैसे उसकी वजह से चट्टानों पर चढ़ने के लिए इसकी रस्सियां भी बनाई जाती हैं। अब रस्सियां जब बनाई जाती हैं तो उन्हें आसानी से कैरी कर सकें, ले जा सकें, तो इनकी विशेषता एक भी होती है, हल्का होता है ये। इसकी वजह से इसकी काफ़ी लंबी रस्सी को भी जो माउंटेनियरिंग करते हैं वो अपने साथ में आसानी से ले जा सकते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे इससे जुरावें, रस्से, तंबू और इवन अपने दांत साफ करने के जो ब्रश होते हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं। इसके अलावा स्लीपिंग बैग, क्योंकि काफ़ी अच्छा मजबूत है, वज़न कम है, तो एक छोटे से पॉकेट में भी इसका स्लीपिंग बैग रख कर ले जा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर खोला और उसमें सो गए। तो इसके हम ये भी जानते हैं कि इन सारी विशेषताओं की वजह से अब सामान्य जो इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं, अभी जैसा हमने बताया, जुराबें हैं और अपने ब्रश हैं, और हल्का होने की वजह से पैराशूट की जो रस्सियाँ होती हैं, जिनको वैसे तो पैराकॉर्ड बोलते हैं, जो पैराशूट की रस्सियाँ होती हैं पैराकॉर्ड, वो इसी से बनाई जाती हैं। मजबूत इतनी होती हैं कि अपनी तुलना में धातु के तार से भी अधिक वजन को उठा सकता है। मान लीजिए एक नायलॉन का रेशा है और एक धातु का तार है, तो जितना वजन ये धातु का तार उठा सकता है उससे बेटर ये नायलॉन का रस्सा वजन उठा सकता है। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, आप थोड़ा नोट कर लीजिए।
चलिए अब इसमें हम संश्लेषित रेशों में तीसरा प्रकार देखते हैं, जिसमें होता है पॉलीएस्टर। अब पॉलीएस्टर की जब हम बात करते हैं, अब पॉलीएस्टर एक प्रकार से एस्टर ही हैं और इनको कई नामों से हम जानते हैं, जैसे टेरिलीन, टेरिकोट वगैरह। तो ये जो सामान्य आम बोलचाल की भाषा में आ गए हैं, टेरिलीन है, टेरिकोट है, इसके अलावा कॉटवुड नाम से भी कहीं कहीं पे इसको बुलाया जाता है। इस तरह से ये हमारे काफ़ी कपड़ों में उपयोग में हो रहा है और हम देखते हैं इसका जो काफ़ी बारीक रेशा होता है, इसका रेशा बारीक होता है और उसे आसानी से धागे के रूप में बुना जा सकता है और धागे से आप जानते ही हैं वस्त्र बन सकता है और इससे बने वस्त्र काफ़ी कह सकते हैं अच्छे होते हैं, यानी कि जल्दी सूखते हैं। उनकी जैसे हम विशेषताओं की बात करें, जल्दी सूखना, और एक विशेषता आती है प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, प्रेस या इस्त्री करने की आवश्यकता कम पड़ती है। इस वजह से ये काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। इसके अलावा इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं कि हमारे जो पैड होते हैं, वैसे तो इनको हम सामान्य भाषा में बात करें तो पॉलीएथिलीन टर्थेलेट, विज्ञान की भाषा में इसको कहेंगे पॉलीएथिलीन टर्थेलेट। ये वही स्थिति है कि जो प्रचलन में आ जाता है वही चलता रहता है। तो पैड जार तो हर कोई जानता है, लेकिन उसका नाम यदि कोई विस्तृत रूप में पूछ बैठे तो हमें नहीं पता होता है। तो इसके हम आगे बढ़ते हैं। जो ये पैड जार होते हैं, आपने भी देखा होगा घर में जितनी भी ग्रॉसरीज होती है उसको रखने के काम में लिए जाते हैं। जैसे हमें कुछ चीनी रखनी है, दालें रखनी है, मसाले रखने हैं, तो ज़्यादातर हम पैड जार यूज़ करते हैं और उसमें ये काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं और क्रियाशीलता भी इनकी कम होती है, जिससे कि किसी खाने पीने की चीज़ को ये कम से कम खराब करते हैं। अगर धातु के अंदर रखें तो उसमें कुछ विकृतियाँ भी आ जाती हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं, जो एक्रिलिक कहलाते हैं। अब ये एक्रिलिक का आपने कहीं पे जिक्र सुना होगा, जैसे कुछ गद्दों के प्रचार आया करते थे पहले, रैक्रॉन, डेक्रॉन, हालांकि प्रॉपर शब्द ये नहीं है, लेकिन इनके नाम आम बोलचाल में उस समय काफ़ी चले थे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो प्राकृतिक रेशे हैं उनकी तुलना में इनमें कुछ कमियां भी होती हैं, आसानी से पिघल जाते हैं और कोई आंच वगैरह के संपर्क में आने पर ये हमें नुकसान भी ज़्यादा करते हैं। तो ये इनको हम यानी कि कह सकते हैं आग वगैरह लगने की स्थिति में आपदाजनक होते हैं, इसलिए इनका एक दूसरा नाम भी होता है पेट्रो रसायन। क्योंकि ये ज्वलनशील होते हैं। चलिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, आप नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। अब हम देखते हैं संश्लेषित रेशों की विशेषताएं या कृत्रिम रेशों की विशेषताएं।
अब कृत्रिम रेशों की विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमें कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं कि इसमें आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में जब हमारे कपड़े आसानी से नहीं सूखते हैं तो वहाँ पर ये कृत्रिम रेशों से बने कपड़े आसानी से और जल्दी सूख जाते हैं। वस्त्र जल्दी सूखते हैं। और एक हमने पहले ही पढ़ी थी, सलवटें कम पड़ती हैं इनमें। सलवटें कम, यानी कि इस्त्री करने या प्रेस करने की आवश्यकता इनमें कम होती है। फिर हम इसमें आगे देखते हैं कि ये इनको थोड़ा सा झटका रहा और इनमें जल्दी सूख जाते हैं, तो पानी सोखने की क्षमता भी इनमें कम होती है या पानी कम सोखते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो हमारे कृत्रिम रेशे हैं इसके अलावा सस्ते भी होते हैं, टिकाऊ, काफ़ी अच्छे टिकाऊ होते हैं और मजबूत होते हैं। तो ये हमने कुछ विशेषताएं देखी और सबसे एक महत्वपूर्ण बात होती है कि सस्ते होने की वजह से ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में कि भाई प्लास्टिक कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें इसकी होती हैं और विकल्प पदार्थ के रूप में हम इसको काम में तो ले रहे हैं लेकिन उससे हमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, तो उनके बारे में भी एक थोड़ा सा हमारा जो 4R सिद्धांत है उसको बाद में थोड़ा सा और परिवर्तित किया गया, 5R सिद्धांत में बदला गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए एजुकेशनल आईसीएस। धन्यवाद।